सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से वो रिपीटेड क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बार बार पूछता है आईएसएससी। तो फेवरेट क्वेश्चन जो आईएसएससी का माना जाता है उस क्वेश्चन को स्पेशली। तो सबसे पहले क्या क्या करने वाले हैं वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोड मैप डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले जो यहाँ पे कवर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीटेड टॉपिक का जो बार बार पूछा जाता है उससे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, साथ में यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा, उस स्पेशली कॉन्सेप्ट को जो कि बार बार आप गलती करते हैं। मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट को मैं देखा हूं गलती करते हुए, वो कॉन्सेप्ट को यहां पे मैं डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका, साथ में प्रीवियस ईयर भी कवर होगा, प्रीवियस ईयर का वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको कुछ होमवर्क्स दूंगा जो कि वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो कि आपको करके देखना है कि आपसे बनता है या नहीं बनता है। तो ये सारी चीज को मैं करने वाला हूं और आज एक इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, सारा वीडियो आपको कंप्लीट देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास यहाँ पे, सॉल्व x² + 7x - 7 = 0 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। लगभग हर साल क्वेश्चन आ रहा है ये, और एसएससी में लगभग आप 10 साल पीछे देखोगे तो उसमें आपको 8 से 9 साल रिपीट तो हो ही रहा है इस टॉपिक पे। तो कैसे सॉल्व होगा ये? सबसे पहले काम क्या करना है आपको, कंपेयर करना है। बाय कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c, इससे कंपेयर करना है और a निकालना है आपको। a यहाँ पे क्या होगा, x² कोफिशिएंट जो कि है 1, b क्या होगा, x का कोफिशिएंट जो कि है 7, c क्या होगा, c है आपका -7 के बराबर। अब क्या करना है, अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से तो होगा नहीं, फॉर्मूला मेथड से हमको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। x = -b + -√b² - 4 AC/2a फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो, तो यहाँ पे b क्या है आपका 7, तो हो जाएगा -7 ±√b², तो 7 का स्क्वायर -4 × a क्या है आपका यहाँ पे 1 है, और c क्या है -7/2 × a क्या है आपका यहाँ पे 1 है। तो x = -7 का स्क्वायर 49, और यहाँ पे कितना को 7 4 या 28 + 28 होगा क्योंकि नेगेटिव है दोनों साइड, और नीचे क्या हो जाएगा 2 × 1 2। यहाँ से देखो तो x = -7 ± 49 + 28 कितना होगा, तो 9 + 8 7, कैरी 1 इसके पास गया तो 4 1 5 6 7 मतलब 77। नीचे कितना हो, अब सबसे बड़ा काम जो हो गया आपका √77 निकालना, जो कि सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। हमको यहाँ पे √77 सॉल्व करना है, 77 सॉल्व करना है। तो सबसे बड़ा पंगा तो यहीं पे होगा आपका, अगर नहीं आता है तो यहाँ पे फंस जाएंगे आप। तो कैसे सॉल्व करना है भाई, एक मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, बाकी बाद आपको खुद से ट्राई करना है एक, ठीक है। तो 77 है यहाँ पे, सबसे पहला काम क्या करेंगे भाई, पेयरिंग का, ठीक है। पेयरिंग का काम करो, अपने मर्जी से यहाँ पे 0 0 का पेयरिंग ले लो, जितना डेसिमल प्लेस का आप निकालना चाहते हो, ठीक है। चलो मेरे भाई 3 डेसिमल प्लेस निकालना चाहते हैं तो 3 पेयरिंग ले लो 0 0 का। अब क्या करो, सबसे पहला पेयरिंग यहाँ पे क्या है आपका 77 का, ठीक है। तो ऐसा नंबर आप फाइंड करो जिसका स्क्वायर करेंगे तो या तो 77 के बराबर होना चाहिए, तो 77 से छोटा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे नज़र में आ रहा है 8, अगर 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा मेरे भाई 64। अगर यहाँ पे 9 लेते तो क्या होता, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 81 तो बड़ा हो गया तो वो नहीं लेना है आपको, या तो उसके बराबर या तो उससे छोटा लेना है। अब देखो तो मेरे भाई इसको माइनस करो, तो 7 में 4 माइनस करेंगे 3 होगा, 7 में 6 माइनस करेंगे 1 हो जाएगा, ये काम हो गया। अब इधर क्या करना है, जो भी यहाँ पे आपका आंसर आया था ना उसको इधर ऐड करो, तो 8 + 8 कितना हो गया 16। ओके मेरे भाई, अब देखो, अब यहाँ पे नेक्स्ट पेयरिंग उतारो, तो नेक्स्ट पेयरिंग उतारे यहाँ पे, लेकिन उससे पहले क्या था पॉइंट, तो यहाँ भी पॉइंट आपको डालना पड़ेगा। ओके, अब देखो क्या करो, यहाँ पे एक बॉक्स बनाओ, और इस बॉक्स में आप जो भी नंबर डालोगे इस पूरे नंबर को उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम 16 इस बॉक्स में 7 डालते हैं तो पूरे नंबर को आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ध्यान रहे कि जो भी इसका रिजल्ट आए या तो इसके बराबर या तो इससे छोटा आना चाहिए, तभी जाके आप इस पर पुट कर सकोगे, ठीक है। चलो एक बार रेंडमली हम यहाँ पे 7 लेके चेक कर दिए, तो 7 7 × 49 9 4, 7 6 × 42 42 + 4 कितना होगा 46, 46 + 4 इधर हो गया, तो 7 1 7 7 + 4 11 हो गया, तो 1169 आ रहा है। इससे छोटा आ रहा है, बिल्कुल छोटा आ रहा है, ठीक है। अब एक बार क्या करो 168 लेके चेक करो, यहाँ पे 8 लेंगे तो पूरे को 8
से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे इसका आंसर निकालेंगे तो इससे बड़ा आ रहा है, 1300 से बड़ा आ रहा है। अब सॉल्व करके देखना, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे हम 7, ठीक है, और यहाँ पे भी 7, ठीक है। अब देखो क्या आंसर आया था, 1169। अब यहाँ पे क्या करो भाई, माइनस करो। 10 में 9 माइनस करेंगे 1, 9 में 6 माइनस करेंगे 3, और फिर यहाँ पे कैरी लेते तो 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 इधर गया काम से, ठीक है। अब इधर क्या काम करना है, सेम जो भी आपका आंसर आया, यहाँ पे क्या आंसर आया था 7, तो 7 को ऐड करो पूरे से, तो कितना होगा 7 + 7 14, 4 कैरी 1, 6 + 1 7, और इधर हो गया 1। अब फिर से वही काम करो, रिपीट करो, नेक्स्ट पेयर उतारो 0 0 का, ठीक है। अब सेम तरीके से यहाँ पे जो भी नंबर आप पुट करोगे इस बॉक्स में, पूरे नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और ध्यान देना कि उसका जो रिजल्ट आए या तो इसके बराबर या तो इससे छोटा आना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1747, एक बार और 7 लेके देखते हैं। आप अगर डायरेक्ट आपको आंसर नहीं मिले तो 7 8 6 इस तरीके से आपको चेक करना है। मुझे पता है कि इतना हो सकता है लगभग, इसलिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ। मुझे लग रहा है यहाँ पे 7 आ सकता है, तो एक बार 7 से मल्टीप्लाई करके देखो तो 7 7 जा 49, 9 4, 7 4 जा 28, 28 + 4 कितना होगा 32, 2 3, 7 7 जा 49, 49 + 3 कितना होगा 52, तो यहाँ पे 7 1 जा 7, 7 + 7 + 5 12, तो 1 2 2 2 9, ठीक है। इससे छोटा आ रहा है 1 3 1 0 जो छोटा है ये। अगर आप सेम तरीके से 1 7 4 8 और पूरे को 8 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो इससे बड़ा आएगा, 1 3 1 0 0 से बड़ा आएगा, तो वो नहीं आएगा। आप एक बार चेक करके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या पुट किए 7, तो यहाँ पे भी आपको 7 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 में 9 माइनस करेंगे 1, ठीक है, फिर 9 में 2 माइनस करेंगे 7, ठीक है, और 10 में 2 माइनस करेंगे तो 8, 2 2 गया काम से, 2 2 गया काम से। अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर देखोगे तो ट्रू डेसिमल प्लेस तक बोला था, लेकिन जब 2 डेसिमल प्लेस बोले ना तो आपको 1 डेसिमल प्लेस ज़्यादा फाइंड करना है राउंड अप के लिए। अगर वो 3rd डेसिमल प्लेस आपका 5 या 5 से बड़ा होगा तो राउंड अप करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे क्या करो, जो भी आपका आंसर आया ऐड करो 7 से, तो 7 + 7 14, 4 कैरी 1 5 7, उसके बाद 1, उसका नेक्स्ट पेयरिंग उतारो। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, बस चेक करना है। क्या चेक करना है कि कहीं जो नेक्स्ट नंबर जो आ रहा है क्या है 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है। हमको आंसर नहीं निकालना, बस आपको चेक करना है क्या 5 या 5 से तो बड़ा नहीं है। तो एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे, क्या 5 से तक हमको मिनिमम 5 ना हो, तो मिनिमम 5 एक बार चेक कर लो क्या इसके बराबर है, इससे छोटा है। तो 1 7 5 4 5, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 5 5 25, 5 2 5 4 22, 5 4 जा 20 एंड 2 22, 5 5 25 27, 7 2 7 5 35, 35 + 2 37, 37, 5 1 जा 5 + 3 8, तो 8 7 7 2 जो कि बड़ा हो रहा है, जो कि मिनिमम आपका 5 रहता है, तभी जाके हम क्या करते हैं 1 इंक्रीज करते हैं इसमें, क्योंकि आपको पता है राउंड अप के केस में क्या करते हैं या तो 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब मस्ट यहाँ पे आपका 5 से छोटा, या तो 4 होगा तो 3 होगा या तो 2 होगा, उससे मतलब नहीं हमको। बस यहाँ पे चेक करना कहीं ये 5 या 5 से तो बड़ा नहीं है राउंड अप के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर 8.77 लेके आपको चलना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 8.77, ओके। चलिए, तो यहाँ पे x इक्वल टू -7 प्लस माइनस फिर √77 कितना आया था 8.77, और नीचे कितना हो जाएगा आपका 2 मेरे भाई। अब देखो तो यहाँ पे एक बार x इक्वल टू -7 फिर प्लस 8.77 लेके सॉल्व करो और नीचे हो जाएगा 2। दूसरा आंसर यहाँ पे क्या होगा x इक्वल टू -7 फिर -8.77/2। अब देखो तो x इक्वल टू -7 प्लस 8.77 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 1.77/2। अब यहाँ पे देखो तो x इक्वल टू -7 -8.77 कितना होगा, 7 7 14 15, मतलब -15.77/2। इसको सॉल्व करो तो इस पॉइंट को हटाओ तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा मेरे भाई। अब आगे कितना होगा 177 को 2 से डिवाइड करो, तो 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा 2 5 जा 10, तो फिर 88.5 को 100 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 0.885। ओके, यहाँ पे देखो तो मेरे भाई इस पॉइंट को हटाओ तो नीचे 100 आएगा, तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। अब यहाँ पे क्या करो फिर से 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा -7.885।
अब क्वेश्चन में क्या था, 2 डेसिमल प्लेस तक बोला था आपको राउंड अप करने के लिए। 2 डेसिमल प्लेस कितना हो गया आपका 8 तक, तो 0.8। तो चेक करना क्या थर्ड जो डेसिमल प्लेस है या 5 से बड़ा है क्या, 5 है ना, तो 5 बड़ा है तो राउंड अप करने के टाइम क्या हो जाएगा, ये 1 इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 0.89। मिनिमम 5 होना चाहिए, ठीक है, उससे बड़ा होगा तो भी आपको इंक्रीज करना है। यहाँ पे क्या होगा x इक्वल टू -7.8। अब ये वाला जो है मेरे पास सेकेंड डेसिमल प्लेस तक हमको आंसर लिखना है, लेकिन थर्ड डेसिमल प्लेस चेक करना है आपको राउंड अप के लिए। क्या 5 या 5 से बड़ा है, बिल्कुल 5 है यहाँ पे, तो यहाँ भी आपका एक इंक्रीज हो जाएगा, तो आंसर होगा -7.89। काफ़ी हॉट क्वेश्चन है ये और हर बार लगभग पूछ रहा है, थोड़ा लेंदी है। अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद फिर आपको इसमें मार्क्स जो कंफर्म है कि तो आएगा ही आपका, ठीक है। तो नोट कीजिए इसको, उसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, और ये सेम क्वेश्चन है जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और आपको आंसर करना है इसका कमेंट सेक्शन में। आपके ये क्या है, आपके लिए होमवर्क है, ओके। और 100% आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताना है इसका क्या होगा आंसर। काफी हॉट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछ रहा है, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 3 की तरफ चलते हैं, इसका आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन है यहाँ पे 7x² + 2x - 2 = 0 और करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस तक करना, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे स्क्रीन के सामने और यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यूज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपको कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो जिसमें लगाना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है एसएससी, ठीक है। तो कम से कम आप पिछले साल देखोगे तो आपको लगभग हर साल में देखने को मिल जाएगा। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना है, जो कि आपको यहाँ पे बता ही दिया है। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, अगर आपका a/b = c/d के बराबर है तो इसको लिख सकते हैं a+b/a-b = c+d/c-d, ये लिख सकते हैं। तो सेम तरीके ऊपर को पूरे a मान लो, नीचे को b, इसको c और इसको d। तो x³ + 3x, ठीक है, प्लस 3x² + 1, ठीक है, a और b को ऐड कर दिए। अब नीचे क्या करेंगे, x³ ठीक है प्लस 3x और नीचे क्या करेंगे माइनस करेंगे तो दोनों में माइनस होगा, -3x² -1, ठीक है, -3x² -1 इक्वल टू इधर क्या होगा 14 + 13 और नीचे 14 - 13। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो तो आगे कुछ सॉल्व हो रहा है, सॉल्व तो आगे नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक स्पेशल केस बन रहा है। यहाँ पे स्पेशल केस क्या बन रहा है, आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा है a+b² का। a+b² का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a³ + b³ + 3a² + 3ab²। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जहाँ पे आपको फॉर्मूला का यूज करना पड़ जाए। कभी a+b² का आपको फॉर्मूला दिख जाएगा, ठीक है, कभी a+b³ का फॉर्मूला दिख जाएगा। तो यही दोनों पूछ सकता है, इसके अलावा कुछ पॉसिबल नहीं है सिलेबस में आपका। a+b² का याद रखना, एक a+b³ का तो याद ही होगा आपको। तो इसको लिख सकते हैं a+b³ का यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, x³ + 3x² + 3x + 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 1 का होल क्यूब, ठीक है। आपका यहाँ पे a कौन है, x है, और b कौन है आपका यहाँ पे 1 है। तो इस फॉर्मूला में पुट करके देखना, सारा आंसर आपका यही आएगा। तो सेम तरीके से ये आपका a-b² का फॉर्मूला है, a-b² का फॉर्मूला है, ठीक है, याद रखना। एक इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपका। इधर सॉल्व करो 14 + 3 कितना होगा 4 3 7 1 1 2। इधर 4 में 3 माइनस करो 1 1 1 0, तो 1 ही होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करो देखो तो इधर इसको कैसे लिख सकते हैं, x + 1 / x - 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 27/1, ठीक है। अब अगर यहाँ पे क्या करेंगे x + 1 / x - 1 का होल क्यूब है, ओके, और 27 1 है यहाँ पे। तो 27 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का होल क्यूब लिख सकते हैं, 3 का होल क्यूब, और यहाँ पे 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो इसको भी लिख सकते हैं हम लोग 3/1 का होल क्यूब। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे पावर एंड एक्सपोनेंट का चैप्टर का आपको यहाँ पे कुछ याद आ रहा है कि अगर पावर सेम रहे तो उस केस में क्या होगा, बेस भी सेम होगा। मतलब x + 1 / x - 1 = 3/1। अगर ये याद नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों अगर इसको इस साइड लाके क्यूब रूट कर देते हो तो भी आपका आंसर निकल जाता है। अब क्या करो, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो क्या होगा
क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा x+1 इक्वल टू 3x माइनस 3। ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। अब क्या करो, लाइक टर्म्स को एक साइड लाओ, तो इसको इस साइड लाएंगे तो कितना होगा, x माइनस 3x इक्वल टू -3 -1। तो x माइनस 3x कितना होगा, -2x और -3 -1 कितना होगा, -4। तो यहाँ से x कितना होगा आपका, -4/-2 जो कि होगा 2 के बराबर। x कितना आ गया आपका, 2 के बराबर। तो इसको नोट कीजिए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हम सेम क्वेश्चन लिए ताकि आप इसको सॉल्व कर सको। इसको भी मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। काफी हॉट क्वेश्चन ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं, तो इसको नजरअंदाज मत करना, छोड़ के मत भागना, एक बार सॉल्व करके देखो इसको, ठीक है। और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपका आंसर सही होगा तो हम हार्ट दे देंगे ताकि आपको पता चल सके कि आपका आंसर सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं। यहाँ पे क्या है, √2x + x + √3 - x बाई √2 + x माइनस √3 - x इक्वल टू 3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कार्ड वाला सिस्टम देख लेते हैं, जो कि प्रोबेबिलिटी में आपके सिलेबस में है और मैं आपको ये नहीं कराया था, एक बार कर लो, हो सकता है कि आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो कार्ड्स में टोटल अगर देखें तो 52 कार्ड्स होता है। ओके, टोटल 52 कार्ड्स होता है। कार्ड्स को हम लोग 4 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला पार्ट हो गया आपका स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट। स्पेड में देखें तो टोटल 13 कार्ड होता है, क्लब में 13 कार्ड, डायमंड में 13 कार्ड और हार्ट में भी 13 कार्ड होता है। ओके, स्पेड और क्लब आपका ब्लैक कलर में होता है, डायमंड और हार्ट आपका रेड कलर में होता है, याद रहेगा। चलो अब स्पेड में कौन सा कार्ड होता है, स्पेड में आपका किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है, एस होता है और 2 से 10 कार्ड्स आपका नॉर्मल होता है। मतलब टोटल आपका 13 कार्ड होता है। किंग के आगे 1 लिखा होगा, क्वीन के आगे 1, जैक के 1 और एस के आगे 1 लिखा होगा। 2 से 10 कार्ड जो होगा वो नॉर्मली आपका होगा। बाकी बात इधर क्लब में भी सेम पैटर्न फॉलो होगा। इसमें भी 1 किंग, 1 क्वीन, 1 जैक, 1 एस और 2 से 10 नॉर्मल कार्ड्स। मतलब सारा आपका यही पैटर्न फॉलो होगा स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट में। अगर यहाँ पे आगे का 3 कार्ड देखें तो किंग, क्वीन, जैक, इसको स्पेशल नाम से जानते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं फेस कार्ड। मतलब इसके पास 3 फेस कार्ड, क्लब के पास 3 फेस कार्ड, डायमंड के पास 3 फेस कार्ड और हार्ट के पास 3 फेस कार्ड। ऐसा कुछ सिस्टम होता है कार्ड्स का, जो कि आपको याद रखना है। इसी में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको आंसर करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का आप हमको फॉर्मूला बताओ, क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, सही होता है। अब यहां से अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि किंग का आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर हम 52 कार्ड्स में कोई एक कार्ड चूज करें तो उसमें से किंग आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो देखो तो यहाँ पे टोटल किंग कितना है पूरे कार्ड्स में, 1 2 3 4 है ना, तो 4 है और नीचे कितना है 52। तो क्या करो भाई, इसको डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, मतलब 1/13 आपका क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है, किंग का। सेम तरीके से अगर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेस कार्ड, फेस कार्ड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो सेम तरीके से यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेस कार्ड पहले देखो कितना हुआ है, फेस कार्ड 3 इसके पास है, 3 इसके पास, 3 इसके पास, 3 इसके पास, टोटल कितना हो गया 3 4 या 12, मतलब टोटल 12 कार्ड्स हो गया इधर आपका, ठीक है। और इधर टोटल कितना कार्ड्स आपके पास 52, तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12, मतलब 3/13 आपका क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क्स, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, कमेंट सेक्शन में बताना है, जितना भी होमवर्क दे रहा हूँ आपको सीरियसली उस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। चेक करना है कि आपका वो सही है नहीं है, और आपको हार्ट में दे दूंगा ताकि आपको पता चल सके कि आपका आंसर सही है। तो क्वेश्चन यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है स्पेड कार्ड का, ठीक है। स्पेड कार्ड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करना है। सी डी में आपको फाइंड करना है कि क्वीन आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, क्वीन आने का क्या प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर ई, ठीक है, आपको यहां पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है किंग एंड क्वीन आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है।
एफ नंबर आपको आंसर करना है कि यहाँ पे कोई भी कार्ड्स ले लो, जैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है आपको यहाँ पे किंग क्वीन जैक और एस, किंग क्वीन जैक और एस आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, आपको इन चारों का आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं हार्ट दे दूंगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका और सेम क्वेश्चन है, कार्ड्स के ऊपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये आपको खुद से सॉल्व करना है, बस यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या चीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी मैं दे रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा आपको सॉल्व करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है, ठीक है। और लास्ट में आप खुद से मतलब अपना रिजल्ट बताना है कि आप कितने में से कितने सही कर पाए हो, ठीक है। चलो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किंग क्वीन जैक ऑफ क्लब, ठीक है। सारा मैं आपको यहाँ पे ट्री बना के दे दिया हूँ ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 5 में, तो वहां से एक बार चेक करो, अगर आपने बनाया है तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो किंग क्वीन जैक ऑफ ए क्लब आर रिमूव्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। आपको पता है टोटल कार्ड्स कितना होता है 52, ठीक है। टोटल कार्ड्स कितना होता है 52। एक बार और यहाँ पे बना देता हूँ मैं छोटा सा। कार्ड्स को हम लोग 4 सेक्शन में डिवाइड किए थे, स्पेड और फिर क्लब। यहाँ पे रफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैं आपको अच्छे से बना के दिया हूँ क्वेश्चन नंबर 5 में, वहाँ पे चेक करना है आपको। स्पेड, क्लब, फिर डायमंड और एक था आपका हार्ट, ठीक है ना। इसमें 13 कार्ड था आपका, इसमें भी 13 कार्ड था, इसमें भी 13 कार्ड था, इसमें भी 13 कार्ड था। ये था आपका ब्लैक कलर में, ये भी था ब्लैक कलर में, ये था आपका रेड कलर में और ये भी था आपका रेड कलर में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, किंग क्वीन जैक ऑफ ए क्लब, इसका किंग को, क्वीन को और जैक को क्या किया है, रिमूव कर दिया है, मतलब हटा दिया है सबको फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स एंड देन द रिमेनिंग कार्ड्स आर वेल सफर्ड। जो भी रिमेनिंग कार्ड्स उसके बाद बचा उसको वेल सफर्ड किया एंड ए कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम ए रिमेनिंग कार्ड्स। अब जो यहाँ पे अब जो कार्ड्स बच गया है उसमें से आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पेड कार्ड। तो स्पेड कार्ड आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा बता सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे देखो, स्पेड कार्ड से तो एक भी कार्ड नहीं निकाला है, टोटल 13 का 13 ही है, तो 13 बाई यहाँ पे कितना होगा, टोटल कार्ड्स कितना है, टोटल कार्ड्स 52 था, जिसमें 52 में 3 कार्ड्स निकल चुका है, ठीक है। तो कितना बचा 49, मतलब टोटल कार्ड्स आपको 49 लेके चलना है, ना कि 52, क्योंकि 3 कार्ड्स निकाल चुका है ना, तो टोटल कार्ड्स 49 लेके चलना है आपको, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 13/49। अब यहाँ पे देखो क्या होगा नेक्स्ट, ब्लैक किंग आने का क्या चांस है, देखो तो ब्लैक किंग, इसका आंसर खुद से करना है। तो ब्लैक तो एक ये हो गया आपका, एक ब्लैक ये हो गया, मतलब स्पेड और क्लब क्या होता है, ब्लैक होता है। बाकी बात ये डायमंड रेड कलर का होता है और हार्ट भी क्या होता है, रेड कलर का होता है। तो इसके किंग से कोई मतलब नहीं, इसके किंग से कोई मतलब नहीं। बचा कितना किंग आपके पास, बस एक किंग बचा, जिसके पास किसके पास है, स्पेड के पास है। क्लब का तो ऑलरेडी किंग निकल चुका है, तो कितना होना चाहिए यहाँ पे 1/49, ठीक है। इसका भी आंसर मैं आपको बता दिया हूँ 1/49। अब इसका आंसर खुद से बताओगे, ठीक है। बस यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्लब का आने का कितना प्रोबेबिलिटी है, क्लब ये वाला का। तो सबसे पहले देखो कि इस सेक्शन में कितना कार्ड्स है, टोटल 13 कार्ड्स रहता है, 13 में कितना निकल गया है, 3 निकल चुका है। अब कितना बचा, टोटल में से आपको क्या करना है, फिर 52 नहीं 49 पे आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है जैक कार्ड। तो किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है और एस होता है, आपको पता है। तो इस जैक कार्ड का आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, और आपको याद रखना है कि एक जैक कार्ड निकल चुका है। तो एक जैक कार्ड निकलने के बाद टोटल कितना जैक बचा, उसमें आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है किस पे, 49 पे। तो बताओ इस दोनों का आंसर क्या होगा, और आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। अगर आपके पास सही होगा तो मैं आपको हार्ट दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं और ये भी आपका प्रोबेबिलिटी से है। क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि ये डाई है 6 फेस, एक डाई है और डाई के पास 6 फेस है, मार्क्ड बाय द गिवन नंबर एज शोन बिलो। डाई का मतलब क्या होता है, लूडो का गोटी जानते हैं ना, तो लूडो का गोटी है और उसमें से 6 फेस होता है, आपको पता है। लेकिन 6 फेस हम लोग जो गोटी खेलते हैं उसमें क्या लिखा होता है, 1 लिखा होता है, 2 3 4 5 6 इस तरीके से लिखा होता है जो हम लोग खेलते हैं यूजुअली। लेकिन इस वाले डाई में कुछ स्पेशल ही नंबर लिखा है, इसमें लिखा है 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है, ऐसा नंबर लिखा है। तो इसमें से आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, अगर इस डाई को एक बार फेंकेंगे तो क्या पॉजिटिव इंटीजर आने का प्रोबेबिलिटी होगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसमें फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम
फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स का मतलब क्या होता है, आपको क्या चाहिए, ठीक है, हमको पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर कितना गो है, 1 2 3, 3 गो है, तो यहाँ पे 3 करो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम का मतलब क्या होता है, कितना पॉसिबल है, क्या क्या आने का पॉसिबल है। पॉसिबल आने का ये भी आ सकता है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, कुछ भी आ सकता है ना। तो 1 2 3 4 5 6, 6 में 6 आ सकता है। तो 3 2 जा 6 मतलब 1/2 यहाँ पे क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इसको देखो तो यहाँ पे क्या होगा, सेम तरीके सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला यूज करो, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो सबसे पहले यहाँ पे बोल क्या रहा है, एन इंटीजर ग्रेटर देन -3। तो -3 से इंटीजर कौन सा बड़ा है और आने का प्रोबेबिलिटी उसका कितना है। तो -3 से अगर यहाँ पे देखें तो -2 भी बड़ा है, -1 भी, 3 भी, 2 भी, 1 भी, सब बड़ा है। तो फेवरेबल आउटकम्स मतलब क्या क्या चाहिए हमको, क्या क्या आ सकता है। तो -2 भी आएगा तो चलेगा, -1 भी आएगा तो चलेगा, 3 भी आएगा तो भी चलेगा, 2 भी, 1 भी, मतलब 1 2 3 4 5, 5 को फेवरेबल है मेरे पास, तो 5 पुट करो। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या क्या आ सकता है, आने का चांस क्या क्या है, ये भी आ सकता है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, मतलब टोटल 6 गो, मतलब 5/6। ओके, नेक्स्ट देखो तो यहाँ भी फॉर्मूला यूज करेंगे, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम्स मतलब क्वेश्चन का डिमांड क्या है, ठीक है, क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग आपको ऊपर लिखना है, उसको बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स। जैसे स्मॉलेस्ट इंटीजर, क्वेश्चन का डिमांड है स्मॉलेस्ट इंटीजर, तो उसको फेवरेबल आउटकम्स में हम लोग लगा देंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है, स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा है, स्मॉलेस्ट इंटीजर इसमें बस -3 है, मतलब एक नंबर है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से नहीं चलना है, क्या क्या आ सकता है, इसके अलावा आने का तो 6 आ सकता है, तो यहाँ पे 6 आपको लिख देना है, तो 1/6 हो जाएगा इसमें, ठीक है मेरे भाई। तो ये है आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके स्क्रीन के सामने, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी इज 42। अगर 3 टर्म्स एक एपी का जोड़ देंगे तो 42 के बराबर आता है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज 52। अगर फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट करते हैं तो 52 के बराबर आता है। तो इस केस में आपको फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इस चीज को ध्यान देना है, कहीं नोट करके लिख लो इस चीज को, कि अगर आपको एपी में 3 टर्म्स लेने के लिए बोलेगा तो आपको लेना है a-d, a और a+d। इसके मदद से सॉल्व करोगे तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ लोगे तो वहां पे कॉम्प्लिकेटेड आपका कैलकुलेशन हो जाएगा और सॉल्व करने में दिक्कत होगा, ठीक है। अगर 3 नंबर्स लेने के लिए बोलेगा एपी में 3 टर्म्स, तो a-d लेना, a लेना, a+d लेना, ठीक है। मतलब पहला टर्म आपका a-d हो जाएगा, दूसरा टर्म a और थर्ड टर्म a+d। 4 नंबर आपको लेने के लिए बोलेगा तो a-3d, a-d, a+d और a+3d लेना है आपको, ठीक है। जैसे इसको सॉल्व करके मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट 3 टर्म, तो 3 टर्म यहाँ पे क्या लेंगे, a-d लेंगे, a-d, a और a+d लेंगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब पहला टर्म मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, a-d, दूसरा टर्म a और तीसरा टर्म a+d। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे यहाँ पे, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी इज 42। तो a-d प्लस a+d का सम कितना होना चाहिए, 42 के बराबर, ठीक है। सबको जोड़ दो तो यहाँ पे -d प्लस d इजिली कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 3a इज इक्वल टू 42। तो a इज इक्वल टू कितना होगा, 42 डिवाइड बाय 3। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, मतलब 14 हुआ यहाँ पे। तो क्या 14 हुआ आपका फर्स्ट टर्म, बताओ तो थोड़ा सा आंसर, क्या 14 आपका फर्स्ट टर्म है, यस और नो। आपके हिसाब से जो यहाँ पे मैं a निकाला हूं, क्या ये फर्स्ट टर्म है, बिल्कुल फर्स्ट टर्म नहीं है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। मैंने यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या निकाला है, a-d। इस सीरीज में मैं फर्स्ट टर्म माना हूं a-d, तो ये a निकला है, मतलब आपका सेकेंड टर्म निकला है। कंफ्यूजन बिल्कुल मत होना है, ठीक है। बहुत कोई गलत करता है, बहुत बुक में भी गलत दिया होता है, ठीक है। अच्छे प्रीवियस ईयर में मैं देखा हूं कि यहाँ पे जो आंसर बताता है वो 14 बताता है, लेकिन ये 14 सेकेंड टर्म है मेरे भाई, 14 सेकेंड टर्म है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिए है मैं a-d, ठीक है। तो अभी आपका आंसर नहीं निकला है, फर्स्ट टर्म भी नहीं निकला है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देना है। अब दूसरा कंडीशन यहाँ पे क्या बता रहे हैं मेरा, कि आपका जो प्रोडक्ट है फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट, देखो तो फर्स्ट हम इसको माने और थर्ड इसको माने, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर यहाँ पे चले हम तो a-d इंटू, ठीक है, a-d इंटू और a+d
करेंगे तो कितना होगा 52 के बराबर होगा। ठीक है ना, समझ में आया ना आपको। अगर हम इसको फर्स्ट टर्म मानते हैं, ए को फर्स्ट टर्म मानते हैं, तो यहाँ हम ए इंटू ए प्लस डी करते हैं ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं किया, यहाँ पे हम ए और ए माइनस डी लिए, ए माइनस डी और ए प्लस डी लिए, क्योंकि हम इसको माने फर्स्ट टर्म ना, बहुत कोई गलती करता है ये, तो इसलिए मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ बार बार। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 52 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से जो ए का वैल्यू है मेरे पास 14 है, तो 14 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 52 के बराबर आएगा। ठीक है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 52 के बराबर। ओके, यहाँ से देखो तो हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर इक्वल टू 196 माइनस 52। ठीक है, 52, तो डी स्क्वायर कितना होगा, 6 में 2 घटाओ 4, 9 में 5 घटाएंगे 4, तो 1। तो डी यहाँ पे कितना आएगा, प्लस माइनस 12 आ जाएगा, आएगा ना। जब हम डी सॉल्व करेंगे रूट 144 को, तो प्लस माइनस 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा कॉमन डिफरेंस आया है अभी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, प्लस माइनस 12, लेकिन फर्स्ट टर्म अभी भी लाना बाकी है। ओके, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस डी। फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास, ए माइनस डी है, बस वैल्यू पुट करो और देखो तो ए माइनस डी क्या निकलता है। ए मेरे पास 14 है और माइनस करना है डी। डी का दो वैल्यू है, एक प्लस 12 है आपका और दूसरा माइनस 12 है, दोनों को एक बार पुट करना है आपको। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्लस 12 पुट करते हैं, तो 14 माइनस 12 कितना होगा, 2। ओके, दूसरा क्या हो सकता है आपका 14 माइनस, एक बार माइनस 12 लेके पुट करो तो क्या होगा इसमें, 14 प्लस 12 तो कितना होगा 6 और 2 26। तो दो वैल्यू पॉसिबल है, तो डी यहाँ पे आपका प्लस 12 माइनस 12 होगा और फर्स्ट टर्म आपका 2 या 26 होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना, काफ़ी जगह गलत दिया हुआ है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान से करना है और इस चीज़ को नोट कर लेना कि 3 नंबर लेने के लिए बोलेगा, मतलब 3 टर्म्स लेने के लिए बोलेगा तो ए माइनस डी ए प्लस डी लेना, 4 नंबर लेने के लिए बोलेगा तो ए माइनस 3D ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस 3D लेना है। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 9 सेम कॉन्सेप्ट पे जुड़ा है जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 था, और ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है इफ सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ए जीपी इज 21/2। ठीक है, ये जीपी का क्वेश्चन है, इससे पहले मैं एपी का क्वेश्चन दिया था। एंड द प्रोडक्ट इज 27 और उसके प्रोडक्ट करेंगे तो 27। एक बात याद रखना, जिस तरीके से मैंने आपको एपी में बताया था कि अगर 3 टर्म्स लेने के लिए बोले तो क्या क्या आपको लेना है, ए माइनस डी ए और ए प्लस डी ये लेना है। सेम तरीके से अगर आपको जीपी में बोले 3 टर्म्स लेने के लिए तो आपको लेना है ए बाई आर ए और ए इंटू आर। 4 टर्म्स लेने के लिए बोले तो ए बाई आर क्यूब ए बाई आर ए इंटू आर और ए आर क्यूब, ये आपको लेना है, तब आपका इजिली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ए जीपी इज 21/2, मतलब ए बाई आर प्लस ए और ए इंटू आर क्या होगा आपका 21/2 होगा। और यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। प्रोडक्ट मतलब सारे को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बाई आर इंटू ए बाई आर किसके बराबर होगा 27। ये दोनों कंडीशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो करना क्या है, थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, इससे आपको ए सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ से ए निकालना और ए का वैल्यू जो भी आएगा इसमें पुट करना। उसके बाद आर निकालना है। आर आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कॉमन रेशियो, ओके, और कॉमन रेशियो साथ में आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी बताना है। दोनों चीज़ मैं आपसे पूछ रहा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो दोनों का आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं हार्ट दे दूंगा। जल्दी से इसका नोट करो और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए मैट्रिक्स चैप्टर से आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, उसको सॉल्व करते हैं। फाइंड एक्स एंड वाई, इसमें आपको एक्स और वाई फाइंड करना है। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सारे मैट्रिक्स को, इस वाले मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या होगा 5 3 ज़ा 15 4 3 ज़ा 12, ओके, एंड 6 3 ज़ा 18, फिर 3 इंटू एक्स 3x, ओके। इधर क्या है हमारे पास, इधर है भाई 6y 0 6, ओके, इक्वल टू यहाँ पे भी सारे मैट्रिक्स को, इस वाले मैट्रिक्स को जितना भी एलिमेंट्स है 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 इंटू 3 कितना होगा 9, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, फिर 3 इंटू 0 0 के बराबर, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 5 और -6 तो 9 के बराबर, ओके। तो -18 और -y तो -18 और -y, 12 -0 तो 12 के बराबर होगा। 3x -6 तो 3x
6 ही रहेगा यहाँ पे। ओके, इधर देखें तो RHS साइड क्या है हमारे पास, 9 है, -6 है, 12 है और क्या है 0 है। अब यहाँ पे देखो तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो इसका मतलब इसका ईच एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ठीक है। और सेम तरीके से ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर। यहाँ से बस x और y के लिए सॉल्व करना है, तो हमको यहाँ पे -8 और -18 एंड -y इक्वल टू -6 के बराबर कर देते हैं, -6। अब क्या करो, -y इक्वल टू क्या होगा, -6 + 18, तो -y इक्वल टू क्या होगा 12 के बराबर और y इक्वल टू क्या होगा -12 के बराबर, ठीक है। तो y कितना आ गया आपका -12। सेम तरीके से यहाँ पे अगर देखें हम लोग इसके लिए 9x के लिए अगर सॉल्व करें हम लोग, तो 3x - 6 इक्वल टू 0 के बराबर लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर 3x करें तो क्या होगा +6 और x इक्वल टू 2 के बराबर। ओके, दोनों आ गया, तो नोट कीजिए इसको, देन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 एक कॉन्सेप्ट आपका 11 ये, ठीक है, और कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स चैप्टर से है, काफी बार एमसीक्यूज में देखने को मिल जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले ध्यान रखना कि मान लो आपके पास दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, सी के बराबर होता है, मान लो ऐसा, ठीक है। आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स दिया है किसका, a × b का। अगर आपको मैट्रिक्स ए का ऑर्डर दिया है 2 × 3 और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर दिया है 3 × 4, इस केस में अगर आपसे पूछ ले कि मैट्रिक्स सी का ऑर्डर क्या होगा, वो आपको बताना है, ठीक है। कैसे आप सॉल्व करोगे, 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा, आप यहाँ पे एग्जांपल लेके तो सॉल्व नहीं करोगे तो यहाँ पे लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, 1 मार्क्स के लिए वो आपका उतना लेंथी करना अच्छी बात नहीं है। तो क्या करेंगे, इसमें एक फॉर्मुला याद रखना। अगर आपसे ऐसा कंडीशन कहीं पे आ जाए तो करना क्या, ए मैट्रिक्स का जो रो होगा, ए मैट्रिक्स का जो रो होगा और बी मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा सीधा यहाँ पे चिपका दो, मतलब वही इसका आंसर होगा। तो सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ए मैट्रिक्स का रो और बी मैट्रिक्स का कॉलम, मतलब 2 × 4 इसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहीं भी आपको ऐसा दिखे कि पहला मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर दिया है, दूसरा मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया है, उसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछ रहा है, इस केस में क्या करना है, पहला मैट्रिक्स का रो उठाना है, दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम उठाना है और उसको बस चिपका देना है, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि मान लो आपके पास दो मैट्रिक्स है, उसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी है आपका, ठीक है। और सेम तरीके से ए मैट्रिक्स का आपको यहाँ पे ऑर्डर दिया है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोल रहा है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करने के लिए बोल रहा है, लेकिन इस केस में आपको सी मैट्रिक्स ऑर्डर दिया है, कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग दो कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे इसको फाइंड करने के लिए। पहला कॉन्सेप्ट क्या, आपको पता है कि हम लोग दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, जब पहला का कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बी के बराबर होना चाहिए, तभी तो ये पॉसिबल है ना, तभी तो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसा यहाँ पे हो चुका है, तो ऐसा हो चुका है, इसका मतलब मस्ट ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ होगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स है मैट्रिक्स ए का, जो कि हमको 2 दिख रहा है, और मैट्रिक्स बी का जो रो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब x यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 के बराबर डायरेक्ट, ठीक है। अब y की तरफ यहाँ पे चलते हैं, y कैसे फाइंड करेंगे, तो y के लिए सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो यूज किए वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे y को फाइंड करने के लिए। क्या कॉन्सेप्ट यूज किए थे कि जो सी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, पहला मैट्रिक्स का रो और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम। तो सेम तरीके से यहाँ पे अगर आए तो ये जो रो है मतलब 3 जो है वो कहां से लाया गया होगा, ए मैट्रिक्स का रो से, मतलब यहाँ से, ठीक है। चलो ये तो ठीक है। अब ये 1 कहां से लाया होगा, बी मैट्रिक्स का कॉलम, मतलब ये यहां से लाया हो गया होगा। तो डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं y क्या होगा आपका, y जो होगा 1 के बराबर। इसका मतलब बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2 × 1, समझ गए, ठीक है। अब इसका मैट्रिक्स हो गया 2 × इसका ऑर्डर हो गया 2 × 4, इसका ऑर्डर हो गया 2 × 1। इसको नोट कीजिए, इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 है, काफी इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया क्वेश्चन नंबर 11 में, वो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। ऑलरेडी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, अब आपको सॉल्व करना है, अब आपकी बारी है, ठीक है। आपको पीछे नहीं हटना है और इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में, सही होगा तो मैं हट दूंगा, ठीक है। तो होमवर्क है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको ऑर्डर दिया हुआ है MNOP, ठीक है, इसका ऑर्डर निकालना है। फिर मैट्रिक्स ए है ये और दूसरा मैट्रिक्स है CD। फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर फाइंड करना है, ठीक है। इजीली हो जाएगा। सबसे पहले काम क्या करना है आपको, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड कर लेना है। कितना होगा, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2 × 2, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2 × 1। अब जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया था वहां पे, उसके हिसाब पे से इसको निकाल सकते हो। सेम तरीके से इसमें आपको बी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है। अगर आपको दो मैट्रिक्स यहाँ पे दिया है, दो मैट्रिक्स का डायरेक्ट ऑर्डर लिख के नहीं दिया, आपको ऑर्डर पहले फाइंड करना है, उसके बाद आपको बी का फाइंड करना है, ठीक है। चलिए भाई इसको नोट कीजिए और सॉल्व करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 14 हम एसरेशन और रीजन क्वेश्चन यहाँ पे उठा लिए। तो सबसे पहले अगर एसरेशन का मतलब समझे तो स्टेटमेंट होता है, ठीक है, स्टेटमेंट विदाउट प्रूफ, मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि प्रूफ के बिना है। फॉर एग्जांपल मान लो कोई बंदा है और कोई बंदा हमको स्टेटमेंट देके चले गया कि ए मैट्रिक्स अगर इतना है, बी मैट्रिक्स इतना है, तो अगर उसका ए बी डैश निकालोगे, मतलब ए बी ट्रांसपोज निकालोगे, वो इतना निकलेगा। वो कह के चले गया, हमको कोई प्रूफ नहीं दिया, ठीक है। अब यहाँ पे उसके पीछे जो रीजन दिया हमको ये दिया, तो अब आपको यहाँ पे सॉल्व करके देखना है कि उसके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया है वो सही दिया है या गलत। अगर वो स्टेटमेंट सही है तो यस लिखना, ठीक है, और उसके पीछे अगर वो रीजन सही दिया है तो यस लिखना, अदरवाइज नो लिखना,
ठीक है, तो यही मतलब होता है एक्सप्रेशन और रीजन का। ठीक है, या तो ऐसे भी देख सकते हो कि जो आपका यहाँ पे स्टेटमेंट है उसको सॉल्व करो, ठीक है, अपने तरीके से सॉल्व करो। अगर आपको लग रहा है कि इस रीजन से आ रहा है इसका आंसर, ठीक है, जो वो रीजन दिया है उसके रीजन के अकॉर्डिंग इसका आंसर आ रहा है तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। ठीक है, तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो एसरेशन और रीजन वाला क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखते हैं। ए मैट्रिक्स हमको बता दिया है वो कितना है 2 -2 0 6 4 और -2। बी मैट्रिक्स यहाँ पे बता दिया है कितना है, ठीक है, बी मैट्रिक्स यहाँ पे कितना है मेरे भाई, बी मैट्रिक्स जो है वो 2 6 और 10 है। चलिए पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं और ए और बी निकालते हैं, ए इंटू बी निकालते हैं। तो हम लोग मल्टीप्लाई क्या करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जब रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई यहाँ पे आंसर, तो 2 इंटू 2 कितना होगा 4, -2 और 6 कितना होगा -12, 0 इंटू 10 कितना होगा 0। ठीक है 0। अब दूसरा देखो, तो दूसरा एलिमेंट कैसे निकालेंगे, ये वाला सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो 6 2 12, फिर 4 6 4 24, फिर 2 इंटू 10 कितना होगा -20। अब अगर इसको सॉल्व करें ए बी, यहाँ से ए बी सॉल्व करें तो कितना होगा 4 -12 कितना होगा -8 के बराबर। ठीक है, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा +24 और -20 तो कितना होगा +4 में 12 ऐड कर दो कितना होगा 16 होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ से देखो, मेरे पास a इंटू बी निकल गया। ठीक है, हमको निकालना है यहाँ पे ए बी डैश निकालना, ए बी डैश को बोलते हैं ट्रांसपोज हम लोग। ठीक है, क्या बोलते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो। ठीक है, जैसे यहाँ पे रो कितना है आपका, रो है 2 कॉलम है 1। ठीक है, तो ऑर्डर कितना हो गया 2 इंटू 1, तो इसको इंटरचेंज कर दो, मतलब 1 इंटू 2 कर दो। तो अगर यहाँ पे ए बी डैश निकालेंगे तो क्या होगा, देखो तो जो आपको सीधा है वो ऐसे लिख दो, मतलब रो के फॉर्मेट में लिख दो, तो -8 और 16 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो तो इसका ऑर्डर अगर निकालेंगे तो क्या होगा 1 इंटू 2, एक रो है 2 कॉलम है। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है क्या, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना। अब देखो तो स्टेटमेंट जो दिया था क्या सही है, बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, इसके हिसाब से मतलब दोनों को जब सॉल्व करोगे और ए बी डैश जब निकालोगे तो आपका सही आ रहा है, मतलब स्टेटमेंट तो आपका क्या है यस। ठीक है, क्या रीजन सही है, रीजन यहाँ पे क्या दिया है कि जो आपका a इंटू बी है ना वो -8 और 21 निकलेगा। देखो तो a और b का जो मल्टीपल है वो कितना निकल रहा है -8 और 16, यहाँ पे -8 और 21 बता रहा है ये, तो ये तो गलत है आपका, है ना, तो यहाँ पे बोल दो नो। तो एक्सप्रेशन आपका सही है, रीजन क्या है गलत है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसके, उसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, x+2 x+3 आर फैक्टर ऑफ x³ प्लस ax प्लस बी, फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a और b का आपको वैल्यू फाइंड करना है। कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो सबसे पहले जो भी आपके पास यहाँ पे पोलिनोमियल है, क्या पोलिनोमियल है, इसको नाम लिख देते हैं यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू x³ प्लस ax प्लस b। ठीक है, चलो इसको नाम यहाँ पे दे दिए f ऑफ x इक्वल टू x³ प्लस ax प्लस b। अब यहाँ पे आपके पास दो फैक्टर है, कोई एक फैक्टर प्ले उठाते हैं यहाँ से, तो x+2 इज ए फैक्टर ऑफ f ऑफ x। ठीक है, चलिए x+2 क्या है, फैक्टर है इसका, इस पोलिनोमियल का। तो फैक्टर थ्योरम के हिसाब से यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर थ्योरम के हिसाब से अगर x+2 को इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू अगर यहाँ पे जो भी निकलेगा मतलब यहाँ पे जो -2 निकला, अगर ये -2 इसमें पुट कर देंगे तो सेटिस्फाई होना चाहिए। सेटिस्फाई का मतलब उसका रिमाइंडर जो होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। देयरफॉर अगर यहाँ पे लिखे f ऑफ -2, ठीक है, और इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो x³ प्लस ax प्लस b में, तो यहाँ पे क्या होगा f ऑफ -2 तो 0 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर जो निकलेगा उसके इसमें 0 निकलेगा। तो यहाँ पे देखो तो -2 का क्यूब प्लस a इंटू एक्स, तो x कितना है यहाँ पे -2 प्लस b, तो 0 और -2 का क्यूब कितना होगा -8 के बराबर। ठीक है, -8 के बराबर, और फिर यहाँ पे -2 इंटू a -2a और प्लस b। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग,
इसको लिख सकते हैं हम लोग b इज इक्वल टू -8 -2a, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। -b इक्वल टू -8 और -2a। यहाँ से अगर साइन चेंज कर दे तो इसको लिख सकते हैं +b -8 और +2a, लिख सकते हैं, बस इंटरचेंज कर दो सारे को। तो b इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 8 + 2a, इसको 1 मान लो इक्वेशन, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेम तरीके से x प्लस जो 3 है आपका, x प्लस 3 इज ए फैक्टर, x प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ f ऑफ x। तो x प्लस 3 अगर इसका फैक्टर होता है, सेम तरीके से यहाँ पे x इक्वल टू -3 पुट करने पे क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, तो इसमें वैल्यू पुट करने के बाद क्या हो रहा है आपका, तो f ऑफ -3 इक्वल टू क्या है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन, x³ प्लस ax प्लस b। तो ये तो 0 के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि इसका फैक्टर है ये। तो यहाँ पे x के बदले क्या पुट करेंगे, -3, तो -3 का क्यूब प्लस a -3 प्लस b। ऐसे देखो तो 0 इज इक्वल टू -3 का क्यूब कितना होगा, -27 और -3a और प्लस b। यहाँ से देखो तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग b इज इक्वल टू -27 प्लस 3a निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत, इसको 2 मान लो, ठीक है, इसको 2 मान लो, सारे को इधर ले गए। अब देखो क्या करोगे यहाँ से फ्रॉम 1 and 2। अब सॉल्व करने का अपना अपना तरीका है, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो या प्लस माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पे इजीली हमको दिख रहा है कि b इसके बराबर है और b इसके बराबर है, देयरफॉर यहाँ पे अगर b इसके बराबर है और b इसके बराबर है तो ये दोनों भी तो इक्वल होगा ना। तो यहाँ पे लिख दिए कि 8 + 2a इज इक्वल टू क्या होगा, 27 + 3a के बराबर होगा ना, क्योंकि ये भी b के बराबर, ये भी b के बराबर है, देयरफॉर ये वाला और ये वाला जो वैल्यू है वो भी एक दूसरे के बराबर होगा। यहाँ से लाइक टर्म्स को एक साइड लाओ तो 2a - 3a होगा और 27 - 8 होगा। यहाँ से देखें तो क्या होगा, 2a - 3a -a के बराबर और +27 - 8 क्या होगा आपका, प्लस 19 के बराबर, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पे, तो a इक्वल टू कितना होगा, -19 के बराबर। अब हमको b निकालना है, तो b निकालने के लिए या तो आप 1 में पुट कर सकते हो या तो 2 में पुट कर सकते हो। तो पुटिंग a इन 1 में ही पुट करते हैं, तो b इक्वल टू यहाँ पे क्या है आपका 8 + 2 × a कितना है, -19। तो b इक्वल टू कितना होगा 8 और 19 2 जा 38, तो -38 हो जाएगा यहाँ पे, -38। तो यहाँ पे कितना होगा, -30। नोट कीजिए इसको, देन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके स्क्रीन के सामने और ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 को बस यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं 16 को, कि यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, बस आपको यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है। और क्वेश्चन नंबर 15 में फैक्टर थ्योरम था, दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं ज़्यादा। तो फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ ऑन डिवाइडिंग 2x³ + 3x² - kx + 5 by x - 2 लीव रिमाइंडर 7। कैसे स्टार्ट करोगे, पहले मैं स्टार्ट कर देता हूँ, पूरे को नाम लिख दो, f ऑफ x इक्वल टू 2x³ + 3x² - kx + 5। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर x - 2 से डिवाइड करते हैं इसको तो रिमाइंडर 7 आता है। तो देयरफॉर रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग x - 2 को इक्वल टू 0 करो और यहाँ से x का वैल्यू निकालो। तो x का वैल्यू जो भी निकला इसमें पुट करने के बाद रिमाइंडर कितना आना चाहिए, उसका 7 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करो यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 और 2 का यहाँ पे क्यूब है ना, क्यूब स्क्वायर माइनस के देन 2 और प्लस 5। यहाँ पे क्या होगा, रिमाइंडर 7 है तो ये 7 के बराबर होगा। बाकी बात आप आगे सॉल्व करो और इसका आंसर बताओ क्या होगा। सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 है हमारे पास। फाइंड वैल्यू ऑफ x - 2 5/6 लेस देन 1/2 - 2x/3 लेस देन और इक्वल टू 2 x बिलोंग टू होल नंबर, ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो तो क्वेश्चन क्या है, इसको 2 पार्ट में पहले बांटेंगे। पहला पार्ट क्या होगा आपका, -2 5/6 लेस देन 1/2
माइनस 2x/3। यहाँ तक होगा पहला पार्ट इसका, मतलब सेकेंड वाला सिंबल से जस्ट पहले, ठीक है। अगर यहाँ पे दूसरे वाले पार्ट को देखें तो कहाँ से होगा, फर्स्ट वाले सिंबल्स के बाद से लास्ट तक, मतलब 1/2 माइनस 2x/3 लेस देन इक्वल टू 2। बस इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। चलिए कितना होगा, 6 2 जा 12 और 12 प्लस 5 कितना होगा 17, तो -17/6, ठीक है। लेस देन यहाँ पे क्या करो एलसीएम लो, तो 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 तो 3, और यहाँ पे 3 2 जा तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या होगा -4x। अब यहाँ पे क्या करो भाई, यहाँ से 6 और ये 6 कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे क्या, -17 लेस देन 3 -4x। अब क्या करो, लाइक टर्म्स को एक साइड ला सकते हो आप, तो 4x लेस देन 3 + 17, तो 4x लेस देन 17 + 3 20, तो यहाँ से x अगर सॉल्व करें तो क्या होगा 20/4 विच इज इक्वल टू 5। तो पहला सॉल्व हो गया। अब इसके तरफ चलते हैं, यहाँ भी एलसीएम लो तो कितना होगा, 3 2 जा 6, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर पे 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हुआ है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4x लेस देन और इक्वल टू 2। यहाँ से देखो तो 3 -4x लेस देन और इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा यहाँ पे 12। अब लाइक टर्म्स को एक साइड लो, तो -4x लेस देन और इक्वल टू 12 - 3, तो -4x लेस देन और इक्वल टू 12 - 3 कितना होगा 9 के बराबर, ठीक है ना। तो x इज लेस देन और इक्वल टू 9/4, x इज लेस देन और इक्वल टू -9/4 कितना होगा आपका -2.25, ठीक है, -2.25। अब इसको लिखो, ठीक है। तो x यहाँ पे किसके किसके बीच में है, x यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, x जो है लेस देन है -2.25 से, और x किसका लेस है आपका 5 से, ठीक है। आगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे -4x है लेस देन और इक्वल टू 9 है। अब यहाँ पे क्या करो, दोनों साइड बाय डिवाइडिंग -4 बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड अगर डिवाइड करेंगे नेगेटिव नंबर से तो क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -9/4 होगा। तो यहाँ से क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9/4 करेंगे तो -2.25 आएगा, ठीक है। चलो ये आ गया आपका और ये आ गया। अब x का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, x आपका -2.25 से बड़ा है और x 5 से छोटा है। मतलब यहाँ पे पहले रेंज लिख लेते हैं, x पहले -2.25 से बड़ा है, ठीक है, बड़ा है, और छोटा किससे है 5 से छोटा है। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन सेट निकालते हैं, तो सॉल्यूशन सेट यहाँ पे क्या क्या होगा, तो -2.25 से और 5 के बीच में होल नंबर आपको बताना है। तो -2.25 से जस्ट बड़ा होल नंबर क्या होगा, 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 0 1 2 3 और 4, ठीक है। 5 तो इसमें इंक्लूड नहीं होगा आपका, क्योंकि 5 से यहाँ पे छोटा बोल रहा है। इसका बस ग्राफ बना दो, तो ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, इधर नेगेटिव होगा इन्फिनाइट, इधर पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ पे 0 लिख दो, इधर 1 2 3 4 5 फिर डैश, ठीक है। सेम तरीके से -1 -2 -3 ऐसे चलता रहेगा। तो जो जो यहाँ पे आपको मिला जस्ट उसके ऊपर क्या करो, बड़ा सा डॉट बना दो इस तरीके से, ठीक है। नेचुरल नंबर और होल नंबर में डॉट बनाना होता है, बाकी बस रियल नंबर में पूरा आपको कलर करना है, जहाँ से जहाँ तक आपका है वहाँ से पूरा लाइन में कलर करना है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको, देन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास यहाँ पे, जैसा क्वेश्चन नंबर 17 था आपका, सेम क्वेश्चन नंबर 18 है। तो ये आपके लिए होमवर्क होगा यहाँ पे, ठीक है। और आपको इसका सॉल्यूशन बताना है कमेंट सेक्शन में क्या हुआ, जल्दी से इसका सॉल्यूशन बताओ क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ, -17/2 लेस देन -1/2 -4x लेस देन इक्वल टू 15/2 x बिलोंग टू इंटीजर्स। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से करो। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे स्क्रीन के सामने और ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पता है कैसे सॉल्व होता है या कोई दिक्कत होता है तो आप ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो देख सकते हो। मैं 20 मिनट का अपलोड किया हूँ, वहाँ पे सारा ट्रिक के साथ आपको एक्सप्लेन किया हूँ, तो जाके एक बार देख लेना इसको। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करेंगे, हम LHS साइड देखते हैं मेरे पास LHS साइड क्या है। तो क्या है मेरे पास यहाँ पे cos A बाई 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बाई कॉस A। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटीज पुट करने की कोशिश करेंगे। क्या कोई आइडेंटिटीज डायरेक्ट पुट हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम उलसीएम लेके देखेंगे, तो कॉमन लेके देखेंगे। तो कॉमन तो यहाँ पे चांस नहीं बन रहा है, तो एलसीएम लेके करते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलो एलसीएम देखते हैं पहले। तो यहाँ पे एलसीएम 1 प्लस साइन A और क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस A का हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो एलसीएम लिए तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर A हो जाएगा ये, और इसके साथ क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन A और 1 प्लस साइन A, तो 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। ओके, अब आगे देखो तो यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर A प्लस 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, A प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। तो A स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू A इंटू बी, मतलब साइन इंटू 1 इंटू 2, तो कितना होगा 2 साइन A प्लस प्लस साइन स्क्वायर A। नीचे क्या होगा, नीचे 1 प्लस साइन A और कॉस A। ओके, आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आप चेक करने की कोशिश करो क्या कोई आइडेंटिटीज लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर A है और साइन स्क्वायर A है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इस दोनों को ऐड करके हम यहाँ पे 1 लिख दिए, बाकी बात पहले से यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे कितना है आपके पास 2 साइन A है। नीचे देखो तो क्या है, नीचे हमारे पास 1 प्लस साइन A और फिर क्या है नीचे कॉस A है, इक्वल टू यहाँ पे 1 प्लस साइन A और फिर कॉस A है, और ऊपर पे क्या है आपका 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और 2 प्लस 2 साइन A। अब यहाँ से क्या करो भाई, 2 कॉमन लेते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 प्लस साइन A, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन A और कॉस A, 1 प्लस साइन A कट जाएगा, बचा यहाँ पे क्या 2 बाई कॉस A। 2 बाई कॉस A किसके बराबर होगा, तो 1 बाई कॉस A होता है आपका सेक A के बराबर, तो इसको लिख सकते हैं 2 सेक A। ठीक है, तो LHS इक्वल टू RHS के बराबर हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको, देन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे स्क्रीन के सामने और स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट मीन बाय शॉर्टकट मेथड। अगर आपको बोल दे कि इस मेथड से सॉल्व करना है मीन, तो उसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर कोई मेथड नहीं दिया है तो आप अपने मर्जी से कोई भी मेथड लगा सकते हो, स्टेप डिवीजन मेथड, शॉर्टकट मेथड, या तो आप शॉर्टकट मेथड, कोई भी आप मेथड लगा सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन में दिया होगा मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट। हमको यहाँ पे एक्स फाइंड करना है, एक्स को हम लोग क्लास मार्क्स भी बोलते हैं। क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, जो भी आपका अपर लिमिट होता है और जो भी लोअर लिमिट होता है उसको ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। 0 प्लस 10 कितना होगा 10, 10 को 2 से डिवाइड करो कितना होगा 5। 20 प्लस 10 कितना होगा 30, 30 को 2 से डिवाइड करो कितना होगा 15 हो गया। अब आगे आपको फाइंड नहीं करना है, बस क्या करो यहाँ पे गैपिंग देखो कितने का चल रहा है, 10 का गैपिंग चल रहा है, तो नेक्स्ट जो आपका क्लास मार्क होगा वो भी 10 का गैप होगा। 15 प्लस 10 कितना होगा 25, 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 10 45, 45 प्लस 10 55। ओके, चलो अब D इक्वल टू एक्स माइनस A के बराबर होगा, तो A यहाँ पे मानना पड़ेगा, एक मतलब होता है एज्यूम मीन। ठीक है, तो लेट एज्यूम मीन यहाँ पे मान लेते हैं। किसी को भी आप एज्यूम मीन मान सकते हो, वैसा कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी आप चाहे 25 को भी मान सकते हो, 15 को भी, 5 को भी, 45 को, 55 को, किसी को भी मान सकते हो, सभी का आंसर आपका सेम आएगा। तो चलो हम मान लेते हैं 25 को। ज़्यादातर हम लोग मिडिल वाला को ही एज्यूम मीन मानते हैं, लेकिन आप इसके अलावा भी और किसी को मानोगे तो आपका आंसर सेम आएगा। तो एज्यूम मीन यहाँ पे क्या लेंगे 25। ठीक है, चलो अब A हो गया आपका यहाँ पे कितना 25। D इक्वल टू एक्स माइनस A, D आपका यहाँ पे डाइविशन है, तो x यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई 5 है, तो 5 माइनस 25 कितना होगा -20 के बराबर।
15 माइनस 25 कितना होगा, -10 के बराबर। फिर 25 माइनस 25 0, 35 और -25 कितना होगा, 10 के बराबर। 45 माइनस 25 कितना होगा, 20 के बराबर। 55 में 25 माइनस करो तो कितना होगा, 5 5 गया, फिर 50 में 20 माइनस करो, 30 हो जाएगा आपका। ओके, अब क्या करो, f इंटू डी, मतलब फ्रीक्वेंसी को डेविएशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सारा का फॉर्मूला एक जगह लिख के रख लो, उसको बार बार रिवाइज करो तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप खुद। तो f इंटू डी कितना होगा, 3 इंटू -20 कितना होगा, -60 के बराबर। 8 इंटू -10 कितना होगा, -80 के बराबर। 14 इंटू 0 कितना होगा, 0 के बराबर। 9 इंटू 10 90 के बराबर। और 4 इंटू 20 कितना होगा, 80 के बराबर। 2 और 2 इंटू 30 कितना होगा, 60 के बराबर। यहाँ पे समेशन ऑफ f इंटू डी फाइंड करना है आपको। तो समेशन ऑफ f इंटू डी कितना होगा, देखो तो -80 प्लस 80, पहले डायरेक्ट तो कट गया, फिर आपका +60, ठीक है, +60, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या आपका, बस 90 बच गया इधर। ठीक है, अब इधर देखते हो, सबको ऐड करो कितना होगा, समेशन ऑफ f निकालो कितना होगा। सबसे पहले अगर देखें तो 14 प्लस 2 16, ठीक है, और 16 इधर हो गया, 16 प्लस 4 20, फिर 28, फिर 28 31 प्लस 9 40, तो 40 हो गया आपका इधर समेशन ऑफ f। अब यहाँ पे फॉर्मूला निकालो, ठीक है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है इन शॉर्टकट मेथड, a प्लस समेशन ऑफ f इंटू डी बाई समेशन ऑफ f, यही फॉर्मूला होता है। तो एज्यूम मीन कितना माने, जो भी माने हो उसको आपको लेके सॉल्व करना है, उसके बाद चेंज नहीं करना है। जो भी एक बार सेलेक्ट कर लिए हो उसी के लेके सॉल्व करना है। तो समेशन ऑफ f इंटू डी कितना आया, 90, और समेशन ऑफ f कितना है, 40। ओके, यहाँ से सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 0 0 कट जाएगा, और 9/4 2.25, ठीक है, 2.25 होगा इसको सॉल्व करने के बाद। इधर है 25 प्लस 2.25 कितना होगा आपका, 27.25। ओके, तो ये है आपका आंसर। तुम्हारा आंसर क्या गया, 27.25। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन में डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ओके, और बाकी बात, आपको जितना भी मैं होमवर्क दिया हूँ सारा का कमेंट में आंसर करना है। ओके, मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगा। बाकी बात, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। चलिए बाय।